बड़ी खबर में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज इस बड़ी खबर में कुछ खास ऐसी खबरें हैं जिसकी हम चर्चा करें, फिर उस पर विस्तृत चर्चा भी करेंगे, अपने रिपोर्टर के पास भी जाएंगे। लेकिन जो बड़ी खबर अभी तक की है, कैबिनेट की बैठक कल होगी। स्वाभाविक तौर पर हर मंगलवार को बैठक होती है, तो कल मंगलवार है और मंगलवार को ये बैठक होगी। कैबिनेट की बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है कि नई सरकार के गठन के बाद लगभग 1 महीने तक कैबिनेट की बैठक नहीं हो पाई थी। झारखंड में डॉक्टर काला बिल्ला लगा के घूम रहे हैं। सेक्रेटरी ने कह दिया कि आप दहेज मोटी रकम पाने के लिए डॉक्टर तो नहीं बने। नाराज हो गए डॉक्टर साहब। गिरिडीह में सीसीएल के और स्थानीय पुलिस के नेतृत्व में कोयला माफिया के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। रांची राजधानी में एक लड़की की सिरकटी लाश बरामद हुई है। कहा यह जा रहा है कि उसके साथ गैंग रेप की घटना घटी है। घटना के लगभग 24 घंटे बाद भी वो लड़की कौन है, किसका घर है, कुछ भी पता नहीं चल पाया। जमशेदपुर के किसान दिल्ली कूच की तैयारी में हैं। और अगर हम बिहार की बात करें तो आज कई जिले के एसपी और डीएम जिनका तबादला हुआ वो पदभार ग्रहण किया। उसमें नालंदा भी है, जिस एसपी को लेकर हमने एक बड़ी खबर चलाई थी कि आखिर कौन है उनका रहनुमा। नालंदा एसपी को आखिरकार वो भी गए, नप गए, वो आ गए वापस मुख्यालय। कई ऐसी खबरें हैं, बड़ी खबरें हैं। बड़ी खबरों पर हम चर्चा करेंगे और विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। जी हाँ, सीएम की बैठक चल रही है और लगातार जब से सरकार की गठन हुई है और लगातार बैठकों का सिलसिला चल रहा है। 1 जनवरी को भी नहीं बकस रहे हैं। 1 जनवरी को भी बैठक हो जा रही है। आज 7 निश्चय की समीक्षा बैठक है, लेकिन उन समीक्षा बैठक में कई ऐसी चीजें हैं जिन पर चर्चा हो रही है। और एक बड़ी बात, हर घर जल नल योजना को लेकर जो भ्रष्टाचार है उस पर भी हो रही है। चलिए, अभी जल जीवन हरियाली को लेकर बैठक चल रही है। बैठक अभी उद्योग विभाग, मतलब पूरे जो 7 निश्चय से जुड़े हुए जो डिपार्टमेंट है उसकी आज बैठक चल रही है। तमाम विभाग से जुड़े हुए पदाधिकारी और मंत्री इस बैठक में मौजूद हैं। देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तौर पे पालन हो रहा है। चलिए, हमारे साथ मरगूब आलम जुड़ गए हैं। मरगूब, क्या खास है इस बैठक में? देखिए संतोष जी, आज जल जीवन हरियाली 7 निश्चय पार्ट 2 और उद्योग विभाग के बड़े अधिकारियों को जो विभाग से संबंधित हैं उनको मुख्यमंत्री ने बुलाया था। उसमें मुख्य सचिव भी थे, डेवलपमेंट सेक्रेटरी भी थे। हमारे पास जो जानकारी आई, हालांकि ऑफ द रिकॉर्ड लोगों को बताया गया, ऑन द रिकॉर्ड किसी ने बाइट नहीं दिया। जानकारी यह है कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो पार्ट 2 है उसको भ्रष्टाचार विहीन बनाया जाए। उसके लिए अभी से एक बड़ी कार्य योजना कह सकते हैं बनाने का निर्देश मुख्य सचिव को मुख्यमंत्री ने दिया। दूसरा, उद्योग विभाग को लेकर के एक निर्देश दिया गया है कि राज्य में उद्योग लगने की जो संभावना है उस पर एक कार्य योजना बनाई जाए और उसका प्रेजेंटेशन लाया जाए। 7 निश्चय और कह सकते हैं कि जो जल जीवन हरियाली है उस पर कई जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, वो निर्णय के बाद कल कैबिनेट की बैठक में उसमें से कुछ प्रस्ताव आएंगे और कैबिनेट उस पर अपनी मुहर लगाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कहा है कि जल जीवन हरियाली को लेकर जो उन्होंने सभी एमएलए एमपीज की बैठक बुलाई थी, आपको याद होगा कोरोना संक्रमण से पहले, उसमें जो प्रस्ताव पास हुए थे, उसमें जो सहमति बनी थी, उस पर जो काम हुआ है उस काम को अंतिम रूप दिया जाए। तो 2-3 महत्वपूर्ण बातें जो निश्चित तौर पर वहां अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई है, इन्हीं बातों पर फैसला हुआ है। और फिलहाल निश्चित तौर पर जब मुख्यमंत्री का प्रेस रिलीज जाएगा तो पूरे मामले में उसमें जानकारी होगी। लेकिन कहीं ना कहीं आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। इस बैठक में जो प्रस्ताव कई पास हुए हैं या सहमति बनी है उसको कल कैबिनेट की बैठक में लाने की भी संभावना है। संतोष जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद एक बड़ी खबर आ रही है, उस जरा बड़ी खबर की हम बात कर लेते हैं। बड़ी खबर यह है, मतलब इंसान से परेशान है। इसी बेवकूफ़ी की वजह से जहां कोरोना नहीं फैलना चाहिए, बिहार और देश के अन्य हिस्सों में कोरोना फैला। कोरोना संक्रमित लोग विदेश से बिहार आए, दिल्ली आए, मुंबई आए। सरकार चिल्लाती रही कि आप क्वारंटीन होइए, टेस्ट कराइए, नहीं माने। अब दूसरा संकट आया है, जो ब्रिटेन इंग्लैंड से जो लोग आए हैं उसमें एक अलग तरह का कोरोना का सिम्टम पाया गया। बिहार में भी ऐसे लगभग 60 के करीब ऐसे ब्रिटेन से लोग आए हैं। इस दौरान जब ये हंगामा शुरू हुआ, अधिकांश लोगों की खोज भी हो गई है, उनका टेस्ट भी हो गया है
निगेटिव है, लेकिन 19 ऐसे लोग हैं जो लापता है। ना इनका मोबाइल फ़ोन ऑन है, वो स्विच ऑफ है, ना उन्होंने कहीं किसी मेडिकल अस्पताल में जाकर उन्होंने अपनी टेस्ट कराई है। ये 19 लोग लापता हैं, भागे हुए हैं कह सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये लापरवाही दोनों तरफ से, ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रशासन की लापरवाही है, सरकार की भी लापरवाही है। इसी लापरवाही की वजह से आज भारत जैसा देश कोरोना का दंश झेल रहा है। अगर हम शुरुआती दौर में ही अगर इस पर लगे रहते, अगर हिंदू मुसलमान पे नहीं लगे रहते, कई तरह की खबरों पर अगर हम खबरों के सहारे कोरोना से लड़ते नहीं रहते, तो कोरोना का ये हाल इस देश में नहीं होता। जितने लोगों की मौत हुई है, मौत के लिए जिम्मेवार पूरा सिस्टम है, क्योंकि अगर रोक लेते तो फिर ये स्थिति नहीं बनती। और अब ये 19 लोग फरार हैं भाई। चलिए हमारे साथ मरगूब आलम जुड़ गए हैं, जरा मरगूब आलम से ही समझते हैं कि ये कौन महान भाव है। जरा अगर आसपास अगर इस खबर को कोई देख रहे हो तो पुलिस तक जरूर सूचना दीजिए। ये महान भाव अपने परिवार के लिए के प्रति भी जिम्मेवार नहीं है, परिवार के लिए भी ये लोग खतरा है कि अगर ये कोरोना पॉजिटिव पाए गए तो ब्रिटेन में जो एक अलग तरह का कोरोना का एक डिजिट सामने आया है, उसके जद में बिहार भी आ सकता है। अधिकांश लोगों की जांच हो चुकी है, जांच निगेटिव आई है, लेकिन 19 लोगों का कोई पता नहीं है। तो जरा हम अपने संवाददाता मरगूब आलम से हम जरा इस पर सवाल करते हैं कि अब जो खोज टीम जाएगी वो पीपी किट पहन के जाएगी, दास्ताना लगा के जाएगी, मतलब पूरा जो एक कोरोना को लेकर जो गाइडलाइन प्रोटोकॉल जारी किया गया, उस प्रोटोकॉल में अब इन लोगों की खोज होगी। क्या पूरा मामला है मरगूब? देखिए संतोष जी, बिल्कुल आपने सही कहा। ये जो पूरा मामला, आपको याद होगा कि जिस समय वो निजामुद्दीन वाला प्रकरण चला था और वहां से जो कई लोग आए थे, उसमें से आपको याद है, अभी भी जो हमको जानकारी है, अभी भी उसमें से 200 से 225 लोग एसटीएफ स्पेशल टीम नहीं खोज पाई। ठीक वही हालत इस बार भी है। ये जो 239 लोग आए थे बिहार में, इसमें से 230 लोगों का फाइंडिंग मिल गया है। 19 ऐसे लोग हैं जिनके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है। उनका एड्रेस खंगाला गया तो पता चला कि यहाँ वो आदमी आए थे, एक दिन रहे, यहाँ से चले गए। उनका लोकेशन, मोबाइल का नंबर बंद है। उनके बारे में जब कुछ पता नहीं चल पाए, तब जाकर के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने एक लिस्ट 19 लोगों की, जिसमें उनका ईमेल एड्रेस भी है, कुछ लोगों का नंबर तो है ही, साथ ही उन लोगों का लोकेशन, अंतिम लोकेशन कहाँ तक था, वो सब लेकर के उन लोगों को दिया गया है और पटना पुलिस को दिया गया। और पटना पुलिस को एक गाइडलाइन भी उसके साथ दिया गया है सिविल सर्जन के द्वारा कि आप अगर इनको खोजने जाएं, इनको खोजे तो सैनिटाइजर लेके जाएं, बिल्कुल फेस शील्ड पहन के जाएं, पीपी किट पहन के जाएं, अन्यथा निश्चित तौर पर आप भी संक्रमित। सिविल सर्जन का ये कहना है, स्वास्थ्य अधिकारियों का, कि चूंकि उनमें एक भी व्यक्ति में अगर नया स्ट्रेन मिला तो जितने पुलिसकर्मी जाएंगे सभी संक्रमित होंगे। तो ये अपने आप में एक बड़ा चुनौती हो जाएगा। फिलहाल लिस्ट मिल गई है पटना पुलिस को, हमारे अधिकारी से बातचीत हुई है, उन्होंने हालांकि इस पूरे मामले में बहुत कुछ नहीं बताया। अब जो एक टीम बनाई जा रही है, उन लोगों का लोकेशन लिया जा रहा है और उसमें विशेष टीम को लगाया जा रहा है और 19 लोगों को खोजने की कार्रवाई की जा रही है। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि बेवकूफी के कारण निश्चित तौर पर लोग परेशान हो रहे हैं। और इस ऑपरेशन में आप समझ जाए कि पूरा जो हमारे स्पेशल ब्रांच की जो स्पेशल यूनिट है, जो खास करके फोन का सर्विलांस पर विशेष नजर रखने वाली जो टीम है गृह विभाग के अधीन, वो पूरी टीम इस 19 लोगों की खोज में लगी हुई है। और उन 19 लोगों में से अगर कोई लोग पकड़े गए तो जो पूरी सुरक्षा व्यवस्था है उसका ख्याल रखना है, ऐसा ना कि वो भी जाए और पुलिसकर्मी भी जाए। चलिए अब दूसरी खबर चलते हैं। स्कूलों में लौटी बहार। जी हाँ, काफी लंबे अंतराल बाद, लगभग 9 महीने बाद स्कूल और कॉलेज आज खुला है। हालांकि दावे बहुत किए जा रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभिभावक से अंडरटेकिंग लिया जा रहा है कि आपके बच्चों को अगर कुछ हो तो इसके लिए आप जिम्मेवार होंगे। जरा देखिए, हमारे संवाददाता विभिन्न स्कूलों का दौरा किया है, दौरा नहीं मतलब कह सकते हैं कि क्या बच्चे महसूस कर रहे हैं। जरा चलते हैं पहले पटना, जहां हमारे संवाददाता गौतम स्कूल में जाकर बच्चियों का हाल जानना चाहा है और स्कूल के टीचर से जानना चाहा है कि इस 9 महीने की वापसी के बाद किस तरीके की सतर्कता बरती जा रही है। कोरोना संक्रमण काल को लेकर पूरे सूबे के बिहार में जो शिक्षण संस्थान स्कूल थे वो बंद कर दिए गए थे। आज बिहार सरकार के आदेशानुसार पूरे राज्य के लगभग 8000 सरकारी संस्थानों को खोलने की अनुमति दी गई है। निजी विद्यालय भी खोले जाएंगे। 9वीं और
से लेकर 12वीं तक की कक्षाओं को खोलने की अनुमति दी गई है और कोविड संक्रमण को जो भी गाइडलाइन जारी बिहार सरकार ने किया है उन तमाम मानकों को पूरा करते हुए स्कूलों को खोलने की अनुमति दी गई है। पटना के हम मिलर स्कूल में और यहाँ भी जो है अनुमति दी गई है स्कूल खोलने को लेकर। और जो पहला दिन है, क्योंकि 9 महीने लगभग 297 दिनों की जो कही जा सकती है कक्षाएं बंद होने के बाद आज जो खोला गया है उसको लेकर निर्देशित। चलिए, जो मास्क लेके नहीं पहुंचे हैं उन्हें बाहर निकाला जा रहा है और जो मास्क पहन के आ रहे हैं उन्हें ही अनुमति जो है प्रवेश करने की है। सर, क्या देख रहे हैं, क्योंकि आज पहला दिन बाद बहुत दिन बाद यानी 9 महीने बाद ये स्कूल खोले गए हैं, क्या कुछ गाइडलाइन आप लोग फॉलो करा रहे हैं? जैसे जितने भी बच्चे आएंगे मास्क से आए, मास्क लगा के आएंगे। जो बच्चे मास्क नहीं लगाएंगे उनको कैंपस में प्रवेश नहीं मिलेगा। और जो भी बच्चे आएंगे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ क्लास में आधी मतलब 50-60 में से 25 क्लास में सेक्शन वाइज लोग पहुंचेंगे। तो आधे बच्चे क्षमता है, मास्क लगाना है, जो भी गाइडलाइन उनका पालन करना है और 50% कैपेसिटी के साथ ही है। स्कूल की शिक्षिकाएं हैं वो लोग बैठी हुई हैं, इंतजार कर रही हैं छात्रों का। मैडम, आप लोग बैठकर जो इंतजार कर रही हैं, क्या आज कक्षाएं कितने बजे से शुरू होंगी? और अभी तक 11 बजे से शुरू होती है, लेकिन अभी बच्चे अभी शुरू आ रहे हैं, पहला दिन है। हम लोग उनको बोलेंगे कि अपने गार्जियन से पहले लिखवा कर लाओ कि हाँ स्कूल अपनी मर्जी से आ रहे हो या दबाव में आ रहे हो। बाद आज स्कूल रीओपन हुआ है, जिसको लेकर आप देख सकते हैं। हम आपको समस्तीपुर के काशीपुर गर्ल्स हाई स्कूल का भी एक तस्वीर दिखला सकते हैं कि देख सकते हैं जो बच्चे हैं वो जो नियम जो गाइडलाइन जारी किया गया है सरकार के द्वारा कि एक बेंच पे 2 बच्चे बिठाए जाएंगे, सभी बच्चों को जो है मास्क दिया जाएगा और सभी बच्चे जो है यहाँ मास्क के साथ जो है इस क्लासरूम में बैठे हैं। और हम कोशिश करेंगे कि बच्चों से बातचीत करेंगे। बताइए कि आपका कितने दिनों से मतलब स्कूल बंद था और घर पे क्या कर रहे थे, कैसे पढ़ाई बाहर था? घर पर बहुत पढ़ाई अच्छा नहीं चल रहा था। 9 महीने से स्कूल बंद, बहुत पढ़ाई में कठिनाई आती थी, इसलिए आज बहुत उत्साहित है। मतलब लॉकडाउन की वजह से जो है मतलब जो है पूरा बंद था, तो सिलेबस पे क्या इफेक्ट पड़ा इसका? सिलेबस पर पूरा नहीं हुआ, बहुत कम पढ़ाई हुआ। और भी स्टूडेंट हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं कि बताइए घर कैसे मतलब जो घर पे कैसे बीता था कोविड को लेकर, जो बना हुआ था स्कूल बंद थे, पढ़ाई बंद था। घर पे बहुत कठिनाई होती थी पढ़ने में। हम लोगों को स्कूल कोचिंग दोनों बंद था, तो हम लोग को घर पे मम्मी बोलती थी जो भी मेहनत हो घर पे। चलिए, तब स्कूलों में लौटी बाहर, लेकिन एक शर्त के साथ, बच्चों को कुछ भी अगर इस स्कूल आने के दौरान कोरोना जैसी बीमारी का कोई संकेत मिलता है तो इसके लिए स्कूल प्रबंधन जिम्मेवार नहीं होगा। ये अंडरटेकिंग आपको देनी पड़ेगी, सरकारी स्कूल में भी और निजी स्कूल में भी। ये सरकार है, हमारी सरकार है, चुनी हुई सरकार है, जो जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार नहीं है। चलिए, अब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद भी कुछ बड़ी खबरें हैं जिन खबरों पर हम चर्चा करेंगे, अपने रिपोर्टर के पास भी जाएंगे, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है और हम अब बात रफ्तार की कहर का करते हैं। लेकिन इससे पहले हम एक खबर बताएं कि देवघर में इन दिनों साइबर क्राइम से जुड़े हुए अपराधियों पर एक विशेष अभियान चलाई जा रही है देवघर पुलिस के द्वारा। आज भी 14 अपराधी पकड़ाए हैं, बड़ी संख्या में मोबाइल फोन, लैपटॉप भी बरामद हुआ है। मतलब अब साइबर क्राइम के खिलाफ देवघर पुलिस और वो जामताड़ा, हालांकि अब जामताड़ा एक अलग जिला है, लेकिन देवघर और जामताड़ा दोनों एक ही इलाका है, एक ही कमिश्नरी में आता है वो, और अब अभियान चलाई है पुलिस। चलिए, अच्छी बात है, कम से कम साइबर क्राइम में से जुड़े हुए अपराधियों पर नकेल कसनी चाहिए, क्योंकि आम लोगों का जीना दूभर हो गया। अब चलिए, बात हम रफ्तार की कहर की करते हैं। आज अगर हम पटना, बिहार और झारखंड की बात करें तो अलग अलग जिलों में 2 दर्जन से अधिक दुर्घटनाएं हुई हैं और उसमें कई लोगों की मौत भी हुई है। आज सुबह सुबह पटना सिटी में मॉर्निंग वॉक कर रहे एक युवक को हुंडई कार ने ठोकर मार दिया। हालांकि आसपास के लोगों ने ड्राइवर और उस पर एक व्यक्ति सवार था उसकी भी जमकर धुनाई कर दी, लेकिन ये रफ्तार, जबकि मौसम अभी वैसा नहीं है। पटना सिटी में भी यही स्थिति, पटना सिटी से, लोहरदगा से, जमशेदपुर से, लगातार छपरा से खबरें आई हैं कि रफ्तार की कहर की वजह से या तो लोग घायल हुए हैं, नहीं तो जाने चाहिए। चलिए, हम परमानंद से अगर हमारे साथ जुड़ गए होंगे। परमानंद, ये मॉर्निंग वॉक में इस तरीके से
हादसा, क्या वजह है? देखिए सर, बता दें कि जो आज सुबह जो घटना घटी है और जिन व्यक्ति के साथ घटना घटी है गोविंद कनौजिया, वो जदयू के नेता भी है और वहाँ के रहती है। अब सबसे बड़ी बात है कि जिस जगह घटना घटी है मंगल तलाव बहुत रहीसी इलाका है और सुबह सुबह वहाँ के जो रईस लोग जाते हैं मॉर्निंग वॉक करने, और उसमें एक तेज रफ्तार पे जो कार आ रही थी वो टक्कर मार दिया। तो साफ तौर पर वहाँ के लोगों का कहना है कि पुलिस को कई बार इसके लिए आगाह किया गया है कि जो सुबह में जो वो रास्ता में जो है पार्किंग उसमें कार न चले, सुबह में मॉर्निंग वॉक किया जाता है, लेकिन पुलिस आज तक उस पर ध्यान नहीं दिया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशासन की लापरवाही है या इस रफ्तार के कहर में जो भी हो, गाड़ी वाले को भी संभाल के गाड़ी चलाना चाहिए। अब जमशेदपुर में भी इसी तरीके से केबुल टाउन के पास एक घटना घटी है और 2 लोगों को ठोकर लगा और उसमें एक मौत भी हुई है। लोहरदगा से भी खबर है। हमारे साथ जमशेदपुर संवाददाता मनोज जी जुड़ गए। मनोज जी, कैसे हुआ ये हादसा? देखिए, पहले सुबह कुहासा था और कुहासा के कारण ये मोटरसाइकिल सवार टाटा मोटर कंपनी से ड्यूटी से लोग निकल रहे थे और निकलने के दौरान जैसे ही ये तेलको थाना से आगे बढ़े कि अचानक इनकी गाड़ी अनियंत्रित हो गई और अनियंत्रित होकर जब डिवाइडर के पास पहुंचा तभी तेज गति से आ रही दूसरी गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। जहाँ एक का घटनास्थल पर मौत हो गया और दूसरा का इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। हालांकि इसकी भी स्थिति नाजुक है, उसे टीएमएच रेफर किया गया है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। झारखंड में जहां अमूमन कोहरा की स्थिति नहीं बनती है, आजकल वहां भी कोहरा की वजह से बड़ी घटनाएं घट रही है। चलिए, अब हम दूसरी खबर पर चलते हैं और वो खबर भी कुछ इसी तरह की खबर है और डॉक्टर हड़ताल पे हैं। क्यों हड़ताल पे हैं? हड़ताल पे नहीं, आंदोलन के काला बिल्ला लगा कर रखे, सॉरी, हड़ताल पे नहीं है। बिहार में हड़ताल पे थे जूनियर डॉक्टर, वापस आ गए स्टेपन की मांग को लेकर। अब झारखंड के डॉक्टर काला बिल्ला लगाकर आज ड्यूटी कर रहे हैं। वजह क्या है? स्वास्थ्य विभाग के सेक्रेटरी ने नियुक्ति के दौरान, पत्र बांटने के दौरान उन्होंने नितिन मदन कुलकर्णी ने कह दिया कि भाई जो डॉक्टर हैं वो डॉक्टर दहेज के लिए तो नहीं बने हैं, मानव सेवा भी करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टरों के बारे में ये कहा जाता है कि बहुत दहेज लेते हैं। वो एक शिक्षा भी था या एक संदेश भी देने की कोशिश हो रही थी कि डॉक्टरी, आप बड़ी मेहनत से डॉक्टर बने हैं, दहेज पर थोड़ा कम ध्यान दीजिए। वो दहेज को लेकर एक मैसेज भी हो सकती है, लेकिन डॉक्टर हैं, काला बिल्ला लगा लिए। देखिए, जरा सुनिए वजह क्या है, जरा आप भी सुनिए, फिर हम अपने संवाददाता के पास चलेंगे। के आईएमए के आह्वान पर करीब 15,000 चिकित्सक पूरे झारखंड के आज काला बैज लगा के और अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये 30 तारीख को जो हमारे स्वास्थ्य सचिव, जो कि हमारे फैमिली हेड भी हैं, उनको उनकी ये बातें कि जो डॉक्टर हैं वो इस प्रोफेशन में इसलिए आते हैं कि काम नहीं करना पड़े और दूसरा ये कि इनका दहेज बढ़ जाए, ये कितनी ओछी बात है। इस तरह की बातें हमारे फैमिली हेड के तरफ से डॉक्टरों के प्रति नहीं आनी चाहिए थी। और सबसे बात यह है कि आज के कोरोना के युग में, जिसमें कि हमारे चिकित्सक सेवा भावना से काम किए और उसमें कुछ हमारे चिकित्सकों का देहांत भी हुआ, इस ये में प्रमोट नहीं उनको करके इस तरह का विवाद लाइन से जुड़ गए हैं संदीप। संदीप, कुछ बात बनी या फिर अभी भी काला बिल्ला लगा के डॉक्टर ड्यूटी कर रहे हैं? जी, अभी तक कह सकते हैं कि मसले पे कोई भी आधिकारिक तौर पे कोई भी बयान जारी नहीं हुआ है, या कह सकते हैं डॉक्टरों की जो मांग है वह अब तक पूर्ण नहीं हुई है। यही वजह है कि आज राज्य भर के जो डॉक्टर हैं काला बिल्ला लगाकर काम कर रहे हैं। उन्होंने यह चेतावनी भी दी है कि इस तरह की यदि जो सचिव के मार्फत जो बयान आया है वह काफी निंदनीय है और जब तक या उस बयान को वापिस नहीं ले लेते हैं तब तक कह सकते हैं कि इनका जो आंदोलन है चलेगा और 2 दिन के बाद
कह सकते हैं इसमें आगे की रुख तय की जाएगी, क्योंकि अभी तक इस मामले पे लेके सरकार की ओर से भी कोई कदम नहीं उठे हैं, ना ही स्वास्थ्य सचिव जो है उनकी तरफ से कोई बयान आया है। ऐसे में इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस परिस्थिति में राज्य भर के जो सरकारी डॉक्टर हैं काम कर रहे हैं, चाहे कोरोना का समय हो या उससे पहले भी, क्योंकि अभी भी यदि बात करें तो राज्य में डॉक्टरों की काफी कमी है और जो ग्रामीण स्तर पे जो पीसीएच या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चलते हैं वहाँ भी डॉक्टर की कमी है। लेकिन डॉक्टर साहब नाराज है कि दहेज लेने के लिए तो डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं कर रही। अब चलिए दूसरी खबर चलते, माफिया पर नकेल। जी हाँ, गिरिडीह पुलिस और सीसीएल ने एक संयुक्त अभियान चलाया और 50 से अधिक ऐसे खादानों को बंद किया है, कार्रवाई की है, एफआईआर दर्ज किया है जो अवैध तरीके से कोयले की तस्करी करते हैं, माफियागिरी करते हैं। और इस को लेकर सख्त कार्रवाई प्रशासन की तरफ से हुई। हमारे साथ सीधा गिरिडीह से जुड़े हुए हैं श्रीकांत। जरा श्रीकांत बताएं कि किस तरीके से माफिया पे नकेल कसने की तैयारी की है प्रशासन ने। जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले यह जो गिरिडीह सीसीएल का इलाका है, इसके दो माइंस हैं, एक ओपन कास्ट माइंस और कबरीबाद, और इस माइंस से इर्द गिर्द कई अवैध रूप से कह सकते हैं हम इलीगल माइंस, यानी कि उसको स्थानीय भाषा में खंता कहा जाता है। स्थानीय स्तर पर उसकी चोरी हो रही थी, कोयला की चोरी हो रही थी और अवैध कोयला की तस्करी जो है वो करने के बाद बैलगाड़ियों के माध्यम से, मोटरसाइकिल के माध्यम से बिहार तक, जो पड़ोसी राज्य है वहां तक सप्लाई हो रहा था, आसपास के जिलों में सप्लाई हो रहा था। और इलीगल चोरी के साथ साथ जो सीसीएल के द्वारा उत्पादन किया गया कोयला है उसको भी संगठित तौर पर जो चोर हैं, जो माफिया हैं, रात के अंधेरे में उसकी भी चोरी कर ले रहे थे, जिससे कहीं ना कहीं सरकार को एक बड़े राजस्व की क्षति पहुंच रही थी। सीसीएल को कहीं ना कहीं बड़ा घाटा हो रहा था। बता दें कि एसपी के निर्देश पर एसडीपीओ अनिल सिंह जो हैं और सीसीएल के जो परियोजना पदाधिकारी हैं, जीएम हैं, उन्होंने एक टीम फॉर्म की और फैसला किया और आज लगभग एक पखवाड़े से लगातार जो है बदस्तूर बारी सुरक्षा बल की मौजूदगी में इलीगल माइंस को ध्वस्त किया जा रहा है, उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी मौजूदगी में लगभग 3 से 4 घंटे हर इलाकों में जो प्रशासनिक स्तर के ऊंचे अधिकारी हैं वो खुद मौजूद रहते हैं और खाका भी तैयार किया जा रहा है, पहचान भी की जा रही है। हमारे साथ श्रीकांत गिरिडीह से जुड़ गए थे जो बता रहे थे कि किस तरीके से कोयला माफिया के खिलाफ कार्रवाई हो गई। इस वक्त की एक बड़ी खबर चाईबासा से आ रहा है, जहां से ये खबरें आई हैं कि नक्सलियों ने बस पर हमला बोला है अहले सुबह। चाईबासा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, जरा उनसे जानना चाहते हैं कि पूरा मसला क्या है और कैसे बस पे हमला क्यों हुआ, बस पर हमला करने की वजह क्या है। जी सर, बताया जाता है सर आपको कि रांची से जब चाईबासा के लिए शक्तिपुंज बस चली तो जो बंदगांव घाटी आती है, जो 35 किलोमीटर की लंबी घाटी है, यह काफी जंगल का एरिया है, पोड़ाहाट सारंडा का जो क्षेत्र पड़ता है। इसमें बस को पहले तो नक्सलियों के द्वारा रोकने का प्रयास किया गया। जब बस चालक ने देखा कि 5-6 लोग बस को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, उन सभी के हाथों में हथियार है, तो बस चालक ने चालाकी दिखाते हुए बस को जैसे ही आगे बढ़ाया तो नक्सलियों ने पीछे से बस में फायरिंग कर दी, मगर चालक की सूझबूझ और तेजी के चलते आज एक बड़ी घटना होने से टल गई, जिसमें किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ और बस सुरक्षित चाईबासा पहुंच गई। क्या है मतलब, नक्सली अमूमन यात्रियों पर हमला नहीं करते हैं, बस पे हमला करना, इसकी क्या वजह है? प्रारंभिक तौर पे क्या पुलिस कह रही है? सर, इसमें देखा गया है कि ये बंदगांव घाटी का एरिया है, इसमें पहले भी देर रात या अहले सुबह नक्सलियों के द्वारा बसों में हमला किया जाता है, क्योंकि जब नक्सलियों को किसी चीज की सूचना मिलती है कि बस में कोई महंगा सामान या कोई यात्री कुछ पैसे लेकर आ रहा है तो वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं और बस को निशाना बनाकर पहले भी यहाँ पर फायरिंग की गई है और ये लगातार बदस्तूर जारी है। ये कोई पहली घटना नहीं है जहाँ बस में इसमें हमला हुआ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक दूसरी बड़ी खबर पर हम देवघर चलेंगे, जहां देवघर से खबर आ रही है कि साइबर क्राइम से जुड़े अपराधियों के खिलाफ पुलिस की बदतूर कार्रवाई जारी है। एक और कार्रवाई हुई है जिसमें 1 दर्जन से अधिक अपराधी पकड़े गए हैं। हमारे साथ देवघर संवाददाता जुड़ गए हैं रंजीत। जरा आप बताइए रंजीत कि क्या जो अगर हम पिछले 1 सप्ताह का अगर देवघर पुलिस का ट्रैक रिकॉर्ड देखें कि किस तरीके से काम किया है उन्होंने, तो साइबर अपराधियों पर उन्होंने सबसे ज्यादा नकेल कसने की कोशिश की है, इसकी वजह क्या है? जी मैं आपको बता दूं कि
साइबर अपराधियों के खिलाफ देवघर एसपी के द्वारा लगातार मुहिम छेड़ी जा रही है और लगातार छापेमारी कर इन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। पिछले 3 महीने की हम बात करें तो तकरीबन 250 से 300 के करीबन अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है और आज फिर मार्गो मुंडा थाना क्षेत्र व मोहनपुर थाना क्षेत्र व सोनाराय थाना क्षेत्र से छापेमारी करके कुल 14 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से नगद 52,000 रुपया नगद बरामद किया गया। विस्तृत जानकारी लेंगे कि आखिर साइबर अपराधियों के लिए देवघर क्यों सॉफ्ट जगह है जहां से वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। चलिए अब दूसरी बड़ी खबर पर हम बात करते हैं। अर्जुन मुंडा जी मंत्री जी सिमडेगा में और लगातार वो 2 दिवसीय दौरे पर आए हैं और इस दौरान विभिन्न योजनाओं का वो निरीक्षण कर रहे हैं। जनता दरबार उन्होंने लगाया है, लोगों की राय जाननी चाहिए। कैसा रहा दरबार, कैसी रही योजनाओं की समीक्षा, इस पर विस्तृत जानकारी के लिए सीधे हम अपने लोहरदगा संवाददाता सिमडेगा संवाददाता के पास चलते हैं। जरा ये बताइए कि आज पहला दिन है अर्जुन मुंडा के दौरे का, क्या खास रहा? हम संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं कि उनसे बातचीत हो चुके, लेकिन चलिए अब हम दूसरी खबर पर बात करते हैं। आज चलिए आज कई बिहार के कई जिले में डीएमएसपी ने पदभार ग्रहण किया है और खासकर जिनका तबादला हुआ था 31 तारीख के देर रात में, वो अमूमन तौर पे 1 जनवरी को बहुत तरह के लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम हो सकते हैं। इसको देखते हुए ये आज कई जिले के एसपी ने पदभार ग्रहण किया है। उसमें एक नालंदा एसपी भी हैं, पूर्णिया एसपी हैं, गोपालगंज एसपी हैं और कई ऐसे जिले हैं जहाँ पे एसपी का तबादला आपराधिक घटनाओं के नियंत्रण से बाहर होने की वजह से भी हुई है। ऐसे ही एसपी का तबादला नालंदा से हुई है। चलिए हम अपने नालंदा संवाददाता सीधे राजकुमार से बात करते हैं। राजकुमार को जरा देखिए, योगदान के बाद नालंदा एसपी क्या कह रहे हैं, क्योंकि उनको बड़ी जिम्मेवारी है। मुख्यमंत्री का गृह जिला तो है ही, नालंदा में पिछले 1.5 वर्षों से सब कुछ बेकाबू हो चुका था। शराब माफिया की गुंडागर्दी, बाइकर्स गैंग का गुंडागर्दी, जैसे भी हो अपराधियों रंगदारी नहीं देने पर सरेआम गोली चलाना, ये नालंदा जिला की फितरत बन गई थी। ऐसे में एक ऐसे पुलिस अधिकारियों को भेजा गया है जिन पर एक विशेष तरीके की जिम्मेवारी है। जरा सुनते हैं पदभार ग्रहण करने के बाद एसपी साहब का क्या रहे। नालंदा में जो अपराध नियंत्रण और विधि व्यवस्था संधारण सर्वोच्च प्राथमिकता में रहेगा। साथ साथ मद्य निषेध नीति, अवैध खनन पर कार्रवाई और तेजी की जाएगी और पब्लिक स्टेशंस में जो सर्विस डिलीवरी है और जनता से जो व्यवहार है उसमें भी जो बदलाव करने की भी कोशिश किया जाएगा सिस्टमेटिक तरीके से। नालंदा में बहुत में कभी एसपी थे और एक विदेशी नागरिक को इन्होंने जेल जाने पर मजबूर किया था। चलिए राजकुमार, नालंदा के एसपी साहब बदल गए, नए एसपी साहब को कमान दिया है। स्वाभाविक तौर पर मुख्यमंत्री का गृह जिला भी है और अपराध पर नियंत्रण हो, ये हर आम लोगों की इच्छा भी है। क्या लगता है, इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा रहा है, एक पुलिस अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर भरोसा किया जा सकता है? देखिए संतोष जी, जैसा उन्होंने साफ तौर पर मीडिया को कहा कि हम पुलिसिंग करेंगे, क्योंकि कई लोग थाना फरियाद लेकर आते हैं, उन्हें कई तरह से प्रताड़ित कर भगा दिया जाता है। ऐसे में सभी पुलिस पदाधिकारियों को उन्होंने सख्त निर्देश दिया है कि कोई पीड़ित व्यक्ति अगर थाना पहुंचता है तो सबसे पहले उसकी बातों को समझे, उसके बाद किसी भी कार्रवाई को करे। उसके बाद दूसरा उन्होंने कहा कि नालंदा जिले में उन्हें अक्सर सूचना मिल रहा था, क्योंकि बगल के नवादा जिले से आए हैं, यहाँ खनन का सबसे बड़ा मामला आता है, क्योंकि यहाँ बालू माफिया का काफी चढ़कर यहाँ काम चल रहा है और आए दिन यहाँ पर बालू ट्रैक्टर से ढुलाई काम होता है, लेकिन कई वर्षों से यहाँ काम चल रहा है, कार्रवाई नहीं। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है खनन के मामले में काफी सख्त है और खासकर जो शराबबंदी है, ये 2 मामलों को लेकर ये सख्त दिखे और सभी थाना अध्यक्षों को इन्होंने आज चेतावनी भी दे दी। साथ अपराधियों पर भी नालंदा एसपी कमर कसेंगे कार्रवाई करने। चलिए इस बड़ी खबर के खास बुलेटिन को यहीं समाप्त करते हैं। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए।
नमस्कार।